हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पार्ट 2 पढ़ेंगे। यह लिया गया है हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 15 से। और यह जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह एक निबंध है जो लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। आप इसका पार्ट 1 अवश्य देखें ताकि आपको यह निबंध अच्छे से समझ आए, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या कहा गया है। इसमें स्त्री शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें कही गई हैं कि द्विवेदी काल के समय लोगों की क्या विचारधाराएं थी स्त्री शिक्षा को लेकर के। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। हमने लोगों के दलीलें भी पढ़ी जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है बच्चों ध्यान न देना। तो उस समय जो लोग थे वह स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, वह उसे उपेक्षित मानते थे, वह उसकी उपेक्षा करते थे। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। अब लेखक कहते हैं उस समय के लोग स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करते थे, तो इसी पर लेखक कुछ बातें यहाँ लिख रहे हैं और देखिए वो क्या कह रहे हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थीं। तो बच्चों यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उस समय के नाटकों में स्त्रियाँ कौन सी भाषाएं बोलती थी? प्राकृत भाषा बोलती थी। प्राकृत भाषा जिसे हम बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं, इसका विकास जो है वह मध्य युग में अनेक प्रादेशिक भाषाओं से हुआ था, इसीलिए इसे प्राकृत भाषा या प्राकृत बोली कहा जाता है। तो उस समय की स्त्रियां जो थीं वह ज़्यादातर प्राकृत बोलती थीं। तो लेखक कह रहे हैं कि इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि उस समय की स्त्रियां पढ़ी लिखी न थीं। अब यह ज़रूरी तो नहीं है कि अगर किसी को संस्कृत नहीं आता तो वह अज्ञानी है या पढ़ा लिखा नहीं है। ये कहना था हमारे लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तरामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? अब लेखक यह प्रश्न पूछ रहे हैं उन विद्वानों से कि अगर कोई स्त्री संस्कृत नहीं बोल पाती है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपढ़ है यानी बिना पढ़ी लिखी है या गंवार है। तो वह कहते हैं कि अच्छा आप हमें ये बताइए कि उत्तरामचरित में ऋषियों की जो वेदांतनी पत्नियां थीं वो कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारू संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। अब देखिए हमारे लेखक यह सवाल कर रहे हैं कि आप स्त्रियों को तभी अपढ़ या गंवार कह सकते हैं जब आप हमें ये बताएं कि भवभूति और कालिदास जैसे महान नाटककार, महान लेखक के समय में लोग सिर्फ संस्कृत ही बोलते थे या संस्कृत ही लिखते थे, तभी आप किसी भी स्त्री को अपढ़ या गंवार कह सकते हैं। इसका क्या सबूत है? उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी, कोई सबूत तो है नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। प्राकृत वो भाषा जो आम लोगों की भाषा होती थी। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते?
बच्चों, बौद्धों के संस्थापक कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध। उन्होंने भी अपने उपदेश प्राकृत में ही दिए हैं और हजारों ग्रंथ बौद्धों के और जैनियों के प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं। भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते थे? धर्मोपदेश कहने का अर्थ है बच्चों, धर्म से संबंधित उपदेश। उस समय अनेक धर्मों के लोग थे और वह अपने धर्मों का प्रचार करते थे, तो उसे कहते हैं धर्मोपदेश देना। तो प्राकृत में वो धर्मोपदेश इसलिए दिया करते थे ताकि आम जनता को उनकी बातें अच्छे से समझ में आए। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत की सर्वधारणा की भाषा थी। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने उस समय प्राकृत में ही उपदेश इसलिए दिया क्योंकि लोग इसी भाषा को अच्छे से समझ पाते थे। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि प्राकृत भाषा जो है, जो पहले आमजन बोला करते थे, उसे बोलने वाले लोग अपढ़ या गंवार नहीं होते। उन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए कि बौद्धों और जैनों जैसे महान धर्मोपदेशक भी इसी भाषा का प्रयोग करते थे ताकि लोगों को उनका उपदेश आसानी से समझ आए। तो प्राकृत बोलने वाले और लिखने वाले कभी अपढ़ या अशिक्षित नहीं हो सकते। अब आगे देखिए, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। लेखक ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है बच्चों कि अगर नव जागरण काल के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्राकृत बोलने और लिखने वाले मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, तो उस समय जो अखबार हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी, तो वह संपादक भी क्या है? मूर्ख है, गंवार है, अनपढ़ है, जिसने हिंदी में अपनी प्रसिद्ध अखबार का संपादन किया। वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। ये सभी भाषाएं किस जमाने की थी बच्चों? तो ये सभी भाषाएं हिंदी भाषा के विकास के ज़माने की थी। चलिए, अब हिंदी भाषा के विकास की बात आ रही है तो आपको मैं यह भी बता दूं कि हिंदी भाषा का विकास जो है वह 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी। कैसे हुई थी यह भी आप जान ले। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद आया पाली, पाली के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। लोग प्राकृत भाषा में बोलचाल करते थे। प्राकृत भाषा के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा के बाद विकास हुआ हिंदी भाषा का। अब देखिए, यह एक चेन की तरह है, आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, लोगों की बोलचाल की भाषा थी संस्कृत। उसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ, लोग पाली भाषा में बोलचाल करते थे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्राकृत, चौथे पे अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा के बाद विकास हुआ हिंदी भाषा का। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे
उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे, क्योंकि उस समय सभी लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, इसीलिए सभी संस्कृत नहीं बोल सकते थे या बोल सकते थे। कुछ लोगों को आती भी थी, कुछ लोगों को नहीं भी आती थी। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। लेखक कहते हैं कि उस समय सभी को संस्कृत नहीं बोलने आती थी। कुछ लोग ही थे जो संस्कृत अच्छे से बोल पाते थे, इसीलिए बोलचाल की आम भाषा जो है वह प्राकृत थी। लोग प्राकृत में ही एक दूसरे से बातें करते थे। जैसे हमें हिंदी आती है तो हम एक दूसरे से हिंदी में ही बातें करते हैं और उसे हम आसानी से समझ भी जाते हैं। अगर मैं आपको ये चैप्टर संस्कृत में पढ़ाती और आपको संस्कृत आता ही नहीं तो क्या आप इसे समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि उस समय सभी को संस्कृत नहीं आता था, तो लोगों ने बोलचाल की भाषा प्राकृत रखी और आम जन यानी आम जनता जो थी वह प्राकृत में ही अपने विचार एक दूसरे के सामने रखती थी। आगे लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। अब लेखक यहाँ पर उन लोगों के विचारों का खंडन करते हुए कहते हैं जो लोग यह मानते हैं कि पुराने ज़माने में अगर स्त्रियों को शिक्षित किया गया है तो उसका उल्लेख कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये उन महापुरुषों की दलील है जो स्त्रियों को शिक्षित नहीं करना चाहते। तो लेखक उसी का खंडन करते हुए कहते हैं हो सकता है उस ज़माने में विश्वविद्यालय न हो, स्त्रियों को ऐसे ही पढ़ाया जाता हो, या अगर हुआ भी होगा तो उसका नियमबद्ध प्रणाली जो है वह पुराणों में नहीं लिखा गया होगा। इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस ज़माने की भी स्त्रियां बहुत ही पढ़ी लिखी हुआ करती थीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें स्त्रियों को अशिक्षित रखना चाहिए। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दर्शन ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। देखिए लेखक उदाहरण देकर के हमें समझाना चाहते हैं कि उस ज़माने में लोग विमान भी उड़ाया करते थे। उस ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ों से लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते थे। तो क्या आपको कहीं किसी भी पुराणों में विमान बनाने का तरीका या नियम दिया गया है? जहाज़ बनाने का नियम दिया गया है? नहीं। तो भी लोग जो हैं वह करते थे, बनाते थे। तो भी उस समय लोग विमान बनाते थे, जहाज़ बनाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसका कोई भी दर्शन ग्रंथ नहीं है और कहीं भी इसका उल्लेख नियमबद्ध तरीके से नहीं किया गया है। तो भी हम मानते हैं ना कि ये सारी चीज़ें होती थी, तो फिर हम यह क्यों ना माने कि उस ज़माने में भी स्त्रियों को शिक्षित किया जाता था। तो बच्चों लेखक यही कह रहे हैं कि भारत की तत्कालीन स्त्रियों को हम क्यों मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ों का साक्ष्य हमें नहीं पता है। आगे कहते हैं इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करवाएं और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझें। देखिए बच्चों, लेखक कहते हैं कि तर्कशास्त्र
और न्यायशीलता क्या है, बलिहारी है। किस पर? तो उन वेदों पर जिसकी रचना किसने की है, वह ईश्वरों ने की है, उन स्त्रियों ने की है, उन देवियों ने की है। और हम उन देवियों को ही शिक्षित करना क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। अब हमारे लेखक कुछ प्रश्न कर रहे हैं नव जागरण काल के कुछ विद्वानों से। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृश्य हुई या नहीं? सांगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना धृत है, वे क्या अपढ़ थीं? जिस भारत में कुमारियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गुथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? तो लेखक यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। किन से यह प्रश्न पूछा जा रहा है? तो द्विवेदी काल के समय जो कुछ महान पुरुष थे जिनका यह मानना था कि स्त्री शिक्षा जो है वह विनाश का कारण है। यह सभी सवाल उनसे हमारे लेखक कर रहे हैं कि शीला और विद्या भी तो एक स्त्री थी। उनकी भी कविताएं सारंगधर पद्धति में मिलती हैं। त्रिपिटक में उनकी भी रचनाएं संग्रहित हैं। भारत में बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ करना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, नाचना, सब कुछ। तो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित करना पाप है? अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे मानेगा कौन? ऐसे लोगों की विचारों को कोई नहीं मानता है। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मादियों को हरा दे। मंडन मिस्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? अत्रि की पत्नी जो महान विद्वान थी, उन्होंने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिए, जिसको सुनकर के महान महान विद्वानों के छक्के छुड़ गए। गार्गी जो ज्ञान की देवी थी, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को तर्क वितर्क में हरा दिया। मंडन मिस्र की सहधर्मचारिणी ने शंकराचार्य के छक्के छोड़ा दिए। मतलब उस समय इतनी महान महान स्त्रियों का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे ऐसे वक्तव्य कहे कि महान विद्वानों के पास भी उनके वक्तव्य का उत्तर नहीं था, उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब ही नहीं था। तो लेखक कह रहे हैं कि उस टाइम पे भी बहुत सारी विद्वान महिलाएं थीं और आज के समय में हमें महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। आगे देखिए, कुछ ऐसे लोगों के तर्क भी जान लेते हैं कि वह क्या सोचते थे स्त्रियों के बारे में। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। वह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का क्या विचार था कि न ये स्त्रियां पढ़ती और न ही शंकराचार्य जैसे महान पुरुषों का क्या होता, अपमान होता। तो ये उन लोगों के विचार हैं जो यह नहीं चाहते कि स्त्रियां शिक्षित हों। उनका मानना था कि स्त्रियों का पढ़ना क्या है, कालकूट है। अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी तो वह विनाश का कारण बनेंगी। और पुरुषों का पढ़ना क्या है, पीयूष का घूंट है। पीयूष कहने का अर्थ है बच्चों अमृत। ठीक है, तो इस तरह की सोच थी कुछ संकुचित विचारधारा वाले लोगों की। और ऐसी दलीलें वो दिया करते थे और कहते थे कि अगर स्त्रियां अपढ़ ही रहें तो ही भारत का गौरव बढ़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्रियों के पढ़ने से ही भारत देश का गौरव जो है वह बढ़ेगा।
भारत देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा जब उसके सभी बच्चे पढ़े लिखे हों, समझदार हों और देश का विकास हो। और देश का विकास तभी हो सकता है बच्चों जब स्त्री पुरुष को समान शिक्षा मिले, समान अधिकार मिले। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मान लीजिए कि पुराने समय में, पुराने ज़माने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी। हो सकता है उस समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अभी स्त्रियों का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, उनका आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हमें स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तोड़ा है, हम सभी ने तोड़ा है। बहुत सारी ऐसी नियमें थीं जिनको तोड़ा गया है। पहले बहुओं को घर से निकलने नहीं देते थे, पहले बाल विवाह होता था। तो ये सारी जो कुरीतियाँ थी, पुराने नियम थे, उन सभी को तोड़ा और आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लेखक यही पूछ रहे हैं कि क्या हमने उन सारी चीज़ों को तोड़ा या नहीं? तोड़ा है, तभी तो आज हम विकास कर रहे हैं। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। ऐसे जो भी विचार हैं लोगों के मन में, उसे क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए और हम सबको जागरूक होना चाहिए। जो लोग पुराने ज़माने में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मानते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। लेखक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें किसका वर्णन है? प्रभु श्री कृष्ण का। उनकी पत्नी जो रुक्मिणी बनी थी, उन्हें एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था और उस समय प्राकृत भाषा का बोलचाल नहीं था, तो उस समय उन्होंने संस्कृत में ही पत्र लिखा होगा। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि उस समय भी महिलाएं जो थीं वह सुशिक्षित थीं, पढ़ी लिखी थीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थीं, तो उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि प्राककालीन में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वह मिथ्या कह रहा है, यानी झूठी बातें कह रहा है, क्योंकि उस समय में भी स्त्रियां प्रकांड विद्वान थीं। भागवत की बात यदि पुराणकार व कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटक की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। तो बच्चों, सेकेंड पार्ट में बस इतना ही। अब तक सेकेंड पार्ट में जो भी आपको बताया गया है आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।